नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से रेडियन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज की ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, इसमें हम जीएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। स्पेशली इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ईवीएस जो है उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ से लगातार एसएससी डीएसएसबी तमाम एग्जाम्स में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है बच्चों पूंजीवाद। इसको कहा जाता है पूंजीवाद। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस पूंजीवाद को पूरी दुनिया में सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था। कई बार एसएससी ने अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन डाला हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिसने कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में। तो उस व्यक्ति का नाम है बच्चों एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ एक छोटा मोटा नाम नहीं, आप जानते ही हो। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी बेहतरीन किताब इन्होंने 1776 में लिख दिया जिसमें पहली बार अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत थे जो इधर उधर तितर बितर थे या इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनको एक सिस्टम के साथ उन्होंने अरेंज कर दिया। और इनकी इस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और इसी किताब की वजह से इनको बोला गया, इसी बुक की वजह से इनको बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने इस बुक में 3 बड़े कॉन्सेप्ट दिए थे बच्चों उस समय। एक था लेजेस फेयर कॉन्सेप्ट। जो लेजेस फेयर कॉन्सेप्ट या जो लेजेस फेयर पॉलिसी होती है, इसको समझाते हुए एडम स्मिथ ने यही बोला था कि मार्केट में किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यानी मार्केट में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सब कुछ आप मार्केट पे छोड़ दो, वहां पे मार्केट फोर्सेज होती हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म को एडजस्ट कर लेंगी, चाहे किसी वस्तु या चाहे किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस हो या फिर किसी वर्कर का वेज हो। सब कुछ उनके डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल लेजेस फेयर होना चाहिए, यानी कि कोई भी यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं चाहिए मार्केट में। तो कुछ लोग पूछते हैं कि साहब अगर हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो मार्केट आखिर कंट्रोल कैसे होगा, तब तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो उनका कहना था कि कोई नहीं, एक इनविजिबल हैंड होता है। जैसे इस दुनिया को चलाने के लिए भगवान है, प्रकृति है, और प्रकृति या भगवान को कोई देख नहीं सकता, वैसे ही मार्केट भी चलेगा। और इस मार्केट को चलाने वाला जो होगा उसको हम इनविजिबल हैंड बोलेंगे, और इनविजिबल हैंड को भी कोई देख नहीं पाएगा। तो अदृश्य हाथ, हिंदी में बच्चों इसको अदृश्य हाथ कहते हैं। तो अदृश्य हाथ और अहस्तक्षेप की नीति, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो नोट कर सकते हैं, इसको अहस्तक्षेप की नीति लेजेस फेयर को, और इनविजिबल हैंड को अदृश्य हाथ का सिद्धांत कहा गया। और इनका तीसरा जो कॉन्सेप्ट था जिसके बिहाफ पर कैपिटलिज्म की नींव पड़ी, वो था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ के द्वारा दिया हुआ। इसमें वो कहते हैं कि किसी भी वर्कर को प्रोडक्शन के सभी स्टेजेस में काम करने की जरूरत नहीं है। वो बताते हैं कि कोई भी वस्तु या फिर सर्विस का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं जूता कंपनी बनाने वाले का। वो कहते हैं कि जूता कंपनी जब बनाती है तो उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान थोड़े मतलब 2-3 स्टेजेस आते हैं। जैसे कि पहले स्टेज में लेदर की कटिंग होगी, दूसरे वाले स्टेज में लेदर जो कटा हुआ है उसको सिला जाएगा, और तीसरे वाले स्टेज में उस पर पॉलिशिंग वगैरह होगी। तो वो कहते हैं कि कोई भी वर्कर जरूरी नहीं है कि वो लेदर को काटे, फिर उसको सीले और फिर पॉलिश करके जूता मतलब मैन्युफैक्चर करे। उनका कहना है कि कुछ वर्कर जो कटिंग करने में एक्सपर्ट हैं उनको कटिंग के काम में लगा दो, कुछ लोग जो सिलने के काम में एक्सपर्ट हैं उनको सिलाई में लगा दो, और जो लोग पॉलिशिंग में एक्सपर्ट हैं उनको पॉलिशिंग में लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी जो होगी वो लेबर्स की बहुत इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो जिस काम में एक्सपर्ट होगा वो काम करने लगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये 3 बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स की दुनिया को दिया था। अब इन्हीं के आधार पे हम कैपिटलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो कैपिटलिज्म का डेफिनेशन होता है, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट प्लेयर्स
आर कंपनीज ओन एंड कंट्रोल ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। कैपिटलिज्म का जो सबसे बेसिक फीचर होता है, जिसके आधार पर पूरा कैपिटलिज्म टिका हुआ है, वो है प्राइवेट। बच्चों ये शब्द अगर आपने समझ लिया तो समझ जाइएगा कि पूरी की पूरी कैपिटलिज्म आपको समझ में आ गई। प्राइवेट, जब भी कैपिटलिज्म की बात होगी, कैपिटलिज्म में हमेशा प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, इन्हीं का नाम आएगा। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्राइवेट कंपनियों का डोमिनेंस होता है, उनका रोल बहुत ज्यादा होता है, और वो पूरे के पूरे जितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी में होंगी उन पर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होगा, और वो जो कंट्रोल करेंगे वो अपने खुद के फायदे के अनुसार करेंगे। उनका जहां फायदा होगा, जहां उनका इंटरेस्ट होगा, वहां पर वो उस तरीके से चीजों को क्या करेंगे कि मैनेज करेंगे। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मोस्टली चाहे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो या फिर आप देख लो कि ट्रेड्स हो, कंपनियां हो, इंडस्ट्रीज हो, सब पर जो मतलब कि एक तरीके से मोनोपोली होगा या अधिकार होगा, वो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स का होगा, इंडिविजुअल्स का होगा। इसके बाद देखो बच्चों, यहां पे हम लोग आगे समझते हैं। इट इज नोन एज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा, हम इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, तो दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इसीलिए कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले एडम स्मिथ ने बोला था कि लेजेस फेयर होगा और इनविजिबल हैंड होगा। लेजेस फेयर का मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं, और इनविजिबल हैंड का मतलब जो मार्केट फोर्सेज हैं वो सब कुछ तय करेंगी। तो यहां पर बात हो रही है फोर्सेज ऑफ मार्केट की, जिसको हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर ही यहाँ पे सब कुछ तय होंगी, चाहे प्राइस हो किसी कमोडिटी का, चाहे किसी वर्कर का वेज हो, या फिर किसी भी लैंड का जो रेंट है वो। तो एवरीथिंग शुड बी डिटरमाइंस बाय द मार्केट फोर्सेज इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म में। तो इसीलिए कैपिटलिज्म को मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी हम कहते हैं, और कई बार इस पर एसएससी वगैरह में क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स जिससे रिलेटेड स्टेट सर्विसेज, टीचर्स एग्जाम से रिलेटेड, जो टीचर से रिलेटेड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन फीचर्स को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज्म का सबसे पहला फीचर होता है डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। बार बार मैंने कहा कि जब भी कैपिटलिज्म की बात होगी आपके दिमाग में एक ही शब्द आना चाहिए, वो है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी निजी। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिल्कुल डोमिनेंस रोल लेने लगेंगे, उस टाइप की इकोनॉमीज को हम क्या बोलने लगेंगे? कैपिटलिज्म। तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर का क्या हो जाएगा? डोमिनेंस हो जाएगा। दूसरा जो इसका फीचर है, प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। यहां पे किसी भी कमोडिटी या सर्विस की प्राइस गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी तय नहीं करेगी। यहां पे उसकी प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर होगी। जो मार्केट में होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जिसकी डिमांड घटेगी, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, अगर उसकी डिमांड घटेगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घटेगी, प्राइस घट जाएगा। इस फीचर पे ये कैपिटलिज्म काम करता है। कैपिटलिज्म का जो अगला फीचर है बच्चों, पेमेंट इज सेट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड स्किल ऑफ लेबर फोर्सेज। ये इसका सबसे बेहतरीन फीचर है, जिसकी वजह से मोस्टली जो वर्कर्स हैं या फिर एम्प्लॉयर्स हैं वो सारे इस सेक्टर में आने के लिए क्या होते हैं कि रेडी होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर एबिलिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे जिसके अंदर जितनी काबिलियत है उसके अनुसार यहाँ पे भुगतान या पेमेंट किया जाएगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों हो जाती है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो पेमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड होता है। वहां पे एबिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है।
एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, बस उसके बाद सबकी सैलरी सेम, सबका प्रमोशन सेम, सब कुछ सेम सेम चलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या फिर कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है। कैपिटलिज्म में अगर आपके अंदर एबिलिटी है, स्किल है, तो आप बहुत जल्दी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो या मार्केट में अपनी छाप छोड़ सकते हो बच्चों। तो ये यहाँ पर बहुत इसका इंपॉर्टेंट फीचर है और इसी की वजह से आजकल के जो मोस्टली यूथ हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तुलना में प्राइवेट सेक्टर की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फीचर बस यही होता है सिक्योरिटी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आगे देखना कि जो इसका अगला जो फीचर है वो है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस टाइप की इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ही ऑप्टिमल यूज होता है। ऑप्टिमल का मतलब होता है बच्चों अनुकूलतम, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग किया जा सके उसको किया जाता है, उसका जितना ज्यादा यूज करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मोर इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, ज्यादा लोगों को फ्रीडम होता है किस टाइप का डिसीजन ले, किस टाइप का वर्क करें, किस टाइप, मतलब यहाँ पे कुल मिला जुला कर ज्यादा उनको स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा मोर वर्क इफिशियंसी, जब प्राइवेट ये कैपिटलिज्म में कोई भी वर्कर काम करता है तो यहाँ कंपटीशन तगड़ा होता है, उसको अपनी एबिलिटी दिखानी होती है और एबिलिटी दिखाने के लिए उसको अपनी इफिशियंसी लगातार बढ़ानी होती है। तो यहाँ पे जो वर्क इफिशियंसी होती है कैपिटलिज्म में वो बहुत ज्यादा होती है बच्चों। इसके बाद मोर इनोवेशन, ये भी बहुत बेहतरीन इसका फीचर है। मोर इनोवेशन का मतलब होता है कि आप देखोगे नए नए तरीके से काम करना, काम करने के नए नए टेक्निक्स डेवलप करना, ये सारा का सारा आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स में मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन, वर्क इफिशियंसी, स्किल, इन सबके ही आधार पर आपका जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ जो वर्कर्स होते हैं वो इन सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं। साथ ही मोर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जब प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिज्म है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स और सर्विसेज क्रिएट होंगी, जिसके कारण कंज्यूमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उन ऑप्शंस के आधार पे उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका और जो एक फीचर है यहाँ पे, फीचर क्या कह सकते हैं, ये इस कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों, और ड्रॉबैक है ये इनकम इनइक्वालिटी। कैपिटलिज्म में सबसे बड़ी जो कमी है वो इनकम इनइक्वालिटी की है। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा वैसे वैसे सोसाइटी में या फिर कंट्री में क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगा। और इसी इनकम इनइक्वालिटी को टारगेट करते हुए कार्ल मार्क्स ने इस कैपिटलिज्म का एक सब्स्टिट्यूट डेवलप किया था, जिसको कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आप देखो कि ये इनकम इनइक्वालिटीज को कैसे इंक्रीज करता है। कहते यहाँ कैपिटलिज्म में जब भी प्रोडक्शन होगा, इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक बच्चों होगा लेबर और एक होगा एंटरप्रेन्योर। तो जो ये एंटरप्रेन्योर और लेबर हैं, ये जो एंटरप्रेन्योर और लेबर्स हैं, इन दोनों में क्या होगा कि लेबर्स को जब भी पेमेंट किया जाएगा एक सब्सटेंस लेवल का वेज उसको दिया जाएगा, उससे ज्यादा काम कराने की कोशिश होगी और उसको पेमेंट कम से कम देने की कोशिश की जाएगी, जिससे वो सिर्फ अपना लाइफ को सब्सटेंस कर पाए या फिर एक तरीके से सिर्फ सरवाइव कर पाए। दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जो कंपनी का मालिक है, उद्यमी है, जो बिजनेसमैन है, उसका पूरा का पूरा जो टारगेट होता है प्रॉफिट पे होता है। तो सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर अपने पास रख लेता है और इन लेबर्स को क्या करता है, सिर्फ एक वेज देता है। वेज भी किस लेवल का, सब्सटेंस लेवल का, जिसकी वजह से आप देखोगे कि कैपिटलिज्म में बहुत तेजी से इनकम इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती हैं। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज एंड डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज, जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी डोमिनेट करेगी तो वो सारा का सारा इकोनॉमी डोमिनेट कर जाएगी और उसमें क्या होगा, जो छोटी मोटी कंपनियां उनको आउट ऑफ मार्केट कर देगी। तो यहाँ पे मोनोपोली का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ मॉरल वैल्यूज, चूंकि सब कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड है, एवरी कंपनी जो जाएगी वो प्रॉफिट के लिए जाएगी, तो यहाँ पर मॉरल वैल्यूज बहुत ही लो लेवल का होता है। कंपनियां सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए भागती हैं।
दुनिया के कुछ बहुत ही बड़े देश जो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किए और कैपिटलिज्म को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पॉपुलर भी बनाया, उसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया तमाम देश हैं। लेकिन ये बड़े देश हैं जो दुनिया को दिखाते हैं कि हमने कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया और आज हमारी इकोनॉमी कितनी पावरफुल है, हम कहाँ पे पहुँच गए। तो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने वाला ये अमेरिका आज का सबसे बड़ा लीडर कंट्री है और ये चाहता है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म बनी रहे और इसीलिए वो लगातार कैपिटलिज्म को सपोर्ट भी करता है। बच्चों, इस वीडियो में एक सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है क्रोनिक कैपिटलिज्म। ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जब इनका टाई अप हो जाता है, किनके साथ टाई अप हो जाता है? पॉलिटिकल लीडर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आईएएस वगैरह जो हैं, नेता वगैरह हैं, जब इन दोनों का टाई अप हो जाता है तो आप देखोगे कि पॉलिसीज वगैरह जो क्रिएट करने की जिम्मेवारी होती है वो गवर्नमेंट या फिर आईएएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी होती है। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इन पॉलिटिकल लीडर से टाई अप करके अपने फेवर की पॉलिसीज बनवाते हैं और इस फेवर की पॉलिसी बनने से क्या होगा कि उस जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है उसको अनफेयर प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो डिस्क्रिमिनेट करता है, लोगों से भेदभाव करके वहां पर क्या करता है कि नेता को अपने में मिलाकर यहाँ पे नीति बना लेता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा कैपिटलिज्म का, इस पे मैंने सारे के सारे जो इतने डायमेंशन थे कैपिटलिज्म को उसको समाहित करने का, उसको शामिल करने का प्रयास किया। तो बच्चों, आपको इस आज की वीडियो कैसी लगी है इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है इसका अगला वीडियो लेकर फिर मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।